गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बेटा कल हम अध्ययन कर रहे थे, जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है हड़प्पा कालीन और सिंधु कालीन जो सभ्यता है, उसके बारे में लगभग जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीजें हम जानने का प्रयास कर रहे थे, जैसे अगर कोई वस्तु हमें मिली है तो अतीत को जोड़कर उसकी व्याख्या कैसे की जाए। यानी कि बहुत सी चीजें ऐसी मिली थी जो कब्र में मिली है, कुछ मकान के अंदर मिली है, कुछ मकान के बाहर मिली है, तो उनका अंदाजा किस प्रकार से लगाया गया कि कौन सी वस्तु किस प्रकार से काम में ली गई थी। यानी कि अभी खुदाई में जो चीज मिली उसे अतीत से जोड़कर देखना, और इन सभी चीजों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कि कौन कौन सी चीजें मिली, उसकी उपयोगिता के आधार पर जो था वस्तुओं का क्या किया जाता था, वर्गीकरण किया जाता था। ठीक है, यानी जो भी वस्तुएं मिली उसके यूज के आधार पर, और अधिकतर वो चीजें मिली जो फेंकी गई थी। और फेंकी गई का मतलब जो टूट गई, जैसे कोई टूट गई तो अब उसका यूज नहीं है, उसको दोबारा हम सही नहीं कर सकते, तो वो वस्तुएं क्या कर दी गई थी, फेंक दी गई थी। और जब खुदाई की गई तो वहां पर वही वस्तुएं मिली है। हाँ, कुछ वस्तुएं ऐसी भी मिली है जो बेस कीमती थी या फिर संचय करके रखी हुई थी लेकिन भूल गए। जैसे किसी ने अपना कोई मनके हो गए या आभूषण हो गए, संचय पात्र मैंने आपको बता दिया था, ऐसी पात्र जिसमें बेस कीमती चीज रखकर छुपा दी जाती हो। तो हो सकता है उस समय एक अंदाजा लगाया गया कि खुदाई के दौरान बहुत कम मात्रा में बहुमूल्य जो चीजें हैं वो मिली है, कम। और वो कम भी कैसे मिली कि हो सकता है कि या तो किसी चीज को रखकर भूल गए हो, या फिर कोई अमीर व्यक्ति रहा होगा जिसने अपने आभूषण है, मनके है, मोती है, उनको क्या है संचय पदार्थों में रख दिया होगा और उसको गाड़ दिया होगा मिट्टी में। अब मिट्टी में गाड़ दिया और अब वो क्या है, भूल गया कि यार मैंने कोई आभूषण गाड़े हैं संचय पात्र में डालकर, वो भूल गया, उसके दिमाग से निकल गया। अब वो चीज वैसे वैसे जो मिट्टी थी या जमीन थी उसमें दबी की दबी रह गई, पता ही नहीं चला। अब वो सभ्यता समाप्त हो गई। सभ्यता समाप्त होने के बाद में जब खुदाई की गई, तो जब गहरी खुदाई हुई तो जो पात्र संचय जो पात्र था जिसमें आभूषण रखे हुए थे उसको निकाला गया, तो उसमें आभूषण मिले हैं। तो कहने का मतलब इस चीज का पता लग गया कि बेस कीमती कुछ चीजें ऐसी होती थी जिनको संचय पात्रों में रख देते थे। वहां की जो व्यक्ति थे मोती मनके जो आभूषण थे उनका क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अधिकतर जो चीजें मिली है वो टूटी हुई अवस्था में मिली है, टूटी फूटी अवस्था में, जिससे पता लग जाता है। फिर ये क्लियरिटी नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में जो चीज मिली है वो किससे संबंधित होगी। एक पत्थर का टुकड़ा मिल गया, अब हो सकता है कि वो औजार भी हो, या हो सकता है वो पत्थर ही हो, या अन्य कोई चीज हो। तो इस चीज का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो ये हो गया अतीत से जोड़कर। अब जो अगला टॉपिक हमारे आ रहा है वो आ रहा है खोजों का वर्गीकरण। जो भी खोज की गई उनका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है। अब देखो, एक वर्गीकरण तो सामान्य स्तर पर, सामान्य वर्गीकरण देख लीजिए आप, बिल्कुल सामान्य समझ में आ जाएगा आपके कि जो भी खोज की गई खुदाई के दौरान जो भी चीजें मिली है उनका जो सामान्य वर्गीकरण था वो देखो। सामान्य वर्गीकरण में जो प्रयुक्त पदार्थ थे वो कौन कौन से थे, जैसे आपके पत्थर, धातु, मिट्टी, ठीक है,
पत्थर, धातु, मिट्टी। ठीक है, पत्थर, धातु, मिट्टी, अस्थियां, हाथी दांत आदि। यानी कि कहने का मतलब जो खोजें की गई उसको अलग अलग दो भागों में बांटा है। पहली खोज का जो वर्गीकरण था सामान्य रूप से पहली खोज में रख दिया जो खुदाई में मिले पत्थर, धातु, जो मिट्टी में जो भी चीजें मिल रही है, अस्थियां और हाथी दांत, इनको पहले वर्गीकरण में रख दिया कि जो ये चीजें मिली है इनका किसी ना किसी चीज से क्या है, संबंध रहा होगा। दूसरा हो गया जटिल, यानी सामान्य से थोड़ा कठिन, अधिक जटिल, अधिक जटिल। दूसरा जो है वो है आपके अधिक जटिल यानी कठिन, उसको रखा है उपयोगिता के आधार पर। यानी कि पहला तो सामान्य खोजों का जो वर्गीकरण किया गया था वह पुरावस्तुओं में या पुरातत्वविदों के द्वारा जो वस्तुएं खोजी गई या जो वस्तुएं उनको मिली है उसको खोज के आधार पर जो मिली है उसको भी दो भागों में बांट दिया कि कुछ चीजें ऐसी है जो सामान्य रूप से मिली हुई है वो अलग हो गई, और कुछ जो अधिक जटिल है और उसका उपयोग किस प्रकार से किया गया होगा वो बताना है। तो सामान्य रूप से तो पत्थर, धातु, ये चीजें मैंने आपको बता दी। अधिक जटिल और उपयोगिता के आधार पर, तो उपयोगिता के आधार पर क्या है कि जो पुरातत्वविद थे उन्हें इस चीज का निश्चय करना था कि जो वस्तु मिली है, जो वस्तु मिली है उनको, वो वस्तु या तो औजार है या फिर एक प्रकार का आभूषण है। औजार या आभूषण या फिर आनुष्ठानिक वस्तु। यानी कहने का मतलब यह है कि जो खोजें की गई पुरातत्व विभाग के द्वारा उन खोजों को क्या किया गया है, अलग अलग बांटा गया है। पहला सामान्य स्तर के आधार पर जिसमें पत्थर, धातु, जो भी चीजें आ गई। अधिक जटिलता और उसकी उपयोगिता के आधार पर कि उसका उपयोग किस रूप से हुआ होगा। जैसे कोई पत्थर की कोई चीज मिल गई, अब जो पुरातत्वविद थे उनके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया कि ये जो वस्तु मिली है उसको मैं क्या नाम दूं, या तो उसको औजार कह दूं, या तो ये औजार है, या फिर आभूषण। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहां की जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं गई थी और लिपि के अभाव में कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा था। तो खोज जो जितनी भी खोज की गई, जो भी चीजें मिली, उनको अलग अलग बांट के उसको सर्च करने का प्रयास किया कि वास्तव में ये चीज है क्या चीज। तो जो खोजों का वर्गीकरण था, पत्थर मिला है, सामान्य तो ये हो गया भाई ये पत्थर है, ठीक है, ये धातु है, ठीक है, ये मिट्टी है, ये अस्थियां, ये हाथी दांत, सामान्य चीज तो ये हो गया, आप और हम जानते हैं। लेकिन इसी पत्थर, धातु और अस्थि को अगर अलग ढंग से देखें उसकी उपयोगिता के आधार पर कि वास्तव में ये उपयोग किस काम में आती थी, ये चीज किस काम में आती थी, तब वहां पर थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है, जटिलता आ जाती है, जिसमें आपके जो औजार मिला है या जो आभूषण मिला है, कोई भी चीज मिली है तो कंफ्यूज हो गए पुरातत्वविद कि यार ये औजार है या फिर आभूषण है या फिर किसी प्रकार का कोई अनुष्ठानिक जो कार्य किया हुआ है उसमें काम में ली हुई कोई वस्तु है। तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि खोजों का जो वर्गीकरण है वो दो रूप से देखा गया है, एक तो सामान्य और एक जटिल, और उसकी उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यस सर।
अब देखिए ये लिख लिया होगा आपने। अब जो वस्तु मिली है उसकी उपयोगिता का अगर हम अभी वर्तमान समय से तुलना करें तो भी हमें उस वस्तु का पता चल जाता है कि उसकी उपयोगिता क्या रही होगी। जैसे अभी वर्तमान समय में आप आभूषण पहनते हैं, गहना पहनते हैं, आभूषण, तो अगर खुदाई में वहां पर गहना मिला है तो आज आप खुद आकलन कर लीजिए कि आज आप जो गहना या आभूषण पहनते हैं उसकी कीमत क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। तो उसी प्रकार से वहां पर अगर उस समय गहना या आभूषण मिला होगा तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो चीज है, ये जो आभूषण है, उस समय उस आभूषण की उपयोगिता क्या रही होगी। अभी जो मनके हैं, मोती है, उस समय भी मनके मोती मिले हैं, तो आज के समय में मनके और मोती की उपयोगिता क्या है, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस समय भी ये जो चीज है मोती या मनके, इसकी उपयोगिता रही होगी। तो सबसे मोस्ट है उपयोगिता के आधार पर कंफ्यूजन, और फिर उसको दूर किया वर्तमान समय से मिलाकर कि जो मोती मिले हैं या जो मनके मिले हैं या जो आभूषण मिले हैं वो क्या है, अभी वर्तमान समय में उनकी उपयोगिता क्या है। तो पता लग जाएगा कि पहले के समय में जब हड़प्पाकालीन सभ्यता थी उस समय औजार है या आभूषण है या मोती मनके जो भी है, इनकी उपयोगिता क्या रही होगी। ठीक है। फिर सबसे बड़ी चीज, अब उपयोगिता हमने देख ली, एक चीज ये भी हो सकती है कि कोई चीज कहां मिली है उसके आधार पर भी उसको बांटा गया है। कोई चीज कहां मिली है, जैसे कोई वस्तु मकान में मिली है तो मकान से रिलेटेड हो गई, कोई वस्तु नाले में मिली है तो हो सकता है खराब वस्तु होगी, गंदी वस्तु होगी जिसका कोई यूज नहीं है तो नाले में पड़ी है। कुछ वस्तुएं कब्रों में मिली है जिससे पता लग जाता है कि उस समय का जो व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ इस प्रकार की वस्तुओं को क्या है, दबा दिया जाता था। तो ये हम उसका स्तर जान रहे हैं, खोजों का वर्गीकरण किस प्रकार से लोगों ने किया होगा। जैसे आंगन में कोई चीज मिली है मकान में तो उनको पता लग गया कि यार मकान में काम आने वाली ये चीज है, ठीक है। कोई कब्र में मिली है तो लगता था कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके साथ इस प्रकार की वस्तुओं को क्या है, दबा दिया जाता था। कोई नाले में मिली है टूटी फूटी अवस्था में तो वो समझते थे ये तो कचरा रूप है, जिसलिए इसको क्या कर दिया, नाली में गिरा दिया या उसको नाले में बहा दिया। ठीक है। तो ये हो गया आपके खोजों का वर्गीकरण। फिर कुछ जो पुरातत्वविद है वो जो अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का भी सहारा लेना पड़ता है। अप्रत्यक्ष, कुछ पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा, यानी प्रत्यक्ष तो ये चीज है भाई, औजार मिल गया, आभूषण मिल गया, पत्थर, धातु, मिट्टी। अब कुछ चीजें ऐसी है जो मिली है लेकिन उसका साक्ष्य सही ढंग से नहीं मिल पाया, अप्रत्यक्ष साक्ष्य। जैसे वहां पर कपास मिला है, कपास, हड़प्पा कालीन सभ्यता में कपास के प्रमाण मिले हैं, याद रखेंगे। यानी कि हड़प्पा की जो स्थल है वहां पर कपास के टुकड़े मिले हैं, कपास के टुकड़े। और कपास आप पता है किस काम आता है बेटा, कपास किस काम आता है, धागे बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। कपड़ा, कपास से कपड़ा, धागा काट कर कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है। तो यानी कि जब ये उपयोगिता और सामान्य आधार पे हो गया, कुछ चीजें ऐसी मिली है जो अप्रत्यक्ष जो सहारा है, साक्ष्य है, उनको मदद में लिया गया, जिसमें बताया गया कि जो हड़प्पा की कुछ स्थल है वहां पर कपास के टुकड़े मिले हैं जो वहां के पहनावे के विषय को दर्शाते हैं। पहनावे कि वहां के जो व्यक्ति थे, हो सकता है कि कपास के प्रमाण मिले हैं तो कपड़े पहनते होंगे, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। ये केवल अप्रत्यक्ष साक्ष्य है कि कपास मिल गया। अब ये तो नहीं है कि भाई कपास यहीं का होगा, हो सकता है बाहर से मंगाया होगा कहीं से। तो जो कपास के टुकड़े मिले हैं वो उनके पहनावे के विषय को जानने के लिए बताया गया है। लेकिन अप्रत्यक्ष साक्ष्यों में जैसे कहा गया है कि जो मूर्तियां हैं उनके चित्रों पर निर्भर रहना पड़ता है, मूर्तियों के चित्रण पर। जैसे कपास के टुकड़े तो मिल गए, लेकिन अगर कोई मूर्ति बनी हुई है और उसके चित्रण में कहीं कपड़ों का जिक्र किया गया है या मूर्ति को कपड़े रूप में कुछ पहनाया गया है, तो इस चीज से हम पता लगा लेते हैं कि उस समय के लोग कपड़े पहनते थे और जो उनके जो देवी देवता होते थे उनको भी क्या है, वो कपड़े
पहनाते थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। कि बेटा अब कहने का मतलब यह है कि हम खोजों का वर्गीकरण देख रहे हैं कि जो चीजें मिली है पुरातत्वविदों के द्वारा, उनको अलग अलग रूप से हम देखते हैं उसकी उपयोगिता के आधार पर, सामान्य आधार पर, सामान्य रूप में क्या मिला, फिर कुछ चीजों को प्रत्यक्ष साक्ष्य, अप्रत्यक्ष जो साक्ष्य है उसके आधार पर भी खोजों को जानने का प्रयास किया है, लेकिन सही ढंग से उन चीजों को नहीं जान पाए हैं। और अंत तक इस खोज का प्रयास चलता रहा, सर्च अभियान चलता रहा कि किस प्रकार से हम इस चीज का तय करें कि कौन सी वस्तु क्या है या कौन सी वस्तु क्या काम में आती थी। फिर जो हड़प्पा से मिलने वाली मोहरें हैं उनसे भी सही प्रकार की जानकारियां नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि मोहरों के ऊपर जो लिपि लिखी हुई थी वो समझ से बाहर थी, तो वो भी कहीं ना कहीं इनके लिए मददगार नहीं थी कि उस लिपि को पढ़कर हड़प्पा कालीन जो खोज है उसके बारे में हम अध्ययन कर सकें। ये कंप्लीट हो गया खोजों का वर्गीकरण। कोई दिक्कत हो बताओ बेटा? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अब आपके हैं व्याख्या की समस्याएं। बहुत इजी टॉपिक है कि जो भी हड़प्पा कालीन समस्याएं थी, पुरातत्व व्याख्या यानी पुरातत्वविदों ने, जो हमारे पुरातत्वविद जो इतिहास की जानकारी जुटाने में हमारी मदद कर रहे थे, उन्होंने जो भी व्याख्याएं की उनकी क्या क्या समस्याएं रही और क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आई। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर समस्या आई है वो आई है वहां की धार्मिक जो प्रथाएं हैं उनके पुनर्निर्माण में। धार्मिक यानी कि जो धार्मिक क्षेत्र है इसके पुनर्निर्माण में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है। जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनके पुनर्निर्माण में। धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में सबसे ज्यादा इनके व्याख्या की समस्याएं आई है। ठीक है, अब देखिए एक एक चीज से आप समझ लीजिए। सबसे बड़ी समस्या कहां आई कि धर्म से लेकर इनको एक प्रॉब्लम आई, अपरिचितता का परिचय दिया उन्होंने। यानी कहना क्या मतलब कि धर्म से रिलेटेड कोई भी चीजें थी उनको पहचानने में इनके सामने सबसे बड़ी समस्या आई है। ठीक है, जैसे अब या आप ये कह दीजिए कि इस टॉपिक में हम यहाँ की जो प्रमुख धार्मिक प्रथाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और पेड़ पौधे वनस्पति। ठीक है, धार्मिक पहला आप इसमें समझने के लिए सबसे पहले जब खुदाई की गई तो यहां पर खुदाई की जो चीजें मिली है उसमें एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ये पहला हो गया। यानी कि धार्मिक अवस्था की अगर हम बात करें तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जिससे ये पता लगता है कि उस समय के जो लोग थे वो स्त्रियों का सम्मान करते थे। इसीलिए मातृ देवी की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। आभूषण, और ये जो मातृ देवी है उसके शरीर पर क्या है? आभूषण, आभूषणों से सजी हुई मातृ देवी की मूर्ति मिली है। पहला हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में इसको मातृ देवी की संज्ञा दे दी गई।
पुरुषों की भी एक मूर्ति मिली है, जो पुरुष है उसकी भी मूर्ति मिली है भाई। एक मूर्ति मिली है स्त्री की जैसे दिखने वाली, महिला की तरह दिखने वाली, जो आभूषण से सजी हुई है, जिसे क्या नाम दे दिया, मातृ देवी। एक पुरुषों की मूर्ति मिली है जिसको क्या नाम दिया गया था, पहले हम पढ़ चुके थे, पुरोहित राजा। यानी धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक रूप की बात कर रहे हैं, धार्मिक वहां की जो प्रथाएं हैं वहां की बात कर रहे हैं। एक मातृ देवी, एक मूर्ति मिली है महिला की तरह दिखने वाली, आभूषणों से सजी हुई है, जिसको नाम दिया गया मातृ देवी, ठीक है। उसके बाद में एक मूर्ति मिली है पत्थर से बनी हुई, जो किसको दिखाती है, पुरोहित राजा को। यानी मातृ देवी भी हो गई और पुरोहित राजा भी हो गया, ठीक है। और ये जितनी भी मूर्तियां मिल रही है, ये उनका क्या है, एक अलग सा जो है इनका आनुष्ठानिक महत्व है। यानी कि देखो, धर्म की चीज देख लीजिए आप, धार्मिक रूप की अगर बात करें, धार्मिक जीवन की, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, और पुरुषों में किसकी मूर्ति मिली है, पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, ठीक है। प्लस जो आपके कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा है, यहां पर कई अग्नि वेदिकाएं मिली है, अग्नि वेदिकाएं। अग्नि वेदिकाओं का मतलब हवन कुंड, जहां पर अपन हवन करते हैं ना आज वर्तमान में, इस प्रकार के हवन कुंड उस समय भी मिले हैं, जो इनकी धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक उपयोगिता को दिखाता है कि यहाँ के लोग क्या थे, धार्मिक थे, और ईश्वर को खुश करने के लिए, इस प्रकृति को खुश रखने के लिए क्या करते थे, अनुष्ठान करते थे, यज्ञ हवन करते थे। ये धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, कि भाई धार्मिक जीवन में मातृ देवी, आभूषणों से लदी हुई एक मूर्ति मिली है पत्थर से बनी हुई, पुरुषों की एक मूर्ति मिली है पुरुष के रूप में दिखाती हुई पुरोहित राजा की, ठीक है। और पुरोहित राजा एक ये मान सकते हैं कि पुरोहित राजा उस समय का एक धार्मिक जो कर्म कांड कराने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। उसके बाद में कालीबंगा और हड़प्पा में कई अग्नि वेदिकाएं मिली है, जिससे प्रतीत होता है कि उस समय के जो लोग थे, ईश्वर या प्रकृति को खुश रखने के लिए क्या करते थे, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ हवन किया करते थे। यहां तक समझ में आ गया। बेटा यहां तक समझ में आ गया ना। आवाज नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, देखो, और फिर उदाहरण मिला है, कुछ मोहरे मिली है, मोहरे, इसके ऊपर भी देवता रूपी कुछ चित्र मिले हुए हैं, या फिर अनुष्ठान से रिलेटेड, जैसे एक मोहर मिली है जिसके ऊपर ऐसे आग जलती हुई चीज दिखा गई है, तो उससे क्या पता चलता है कि मोहरों के ऊपर भी अग्नि वेदिकाओं की क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। यानी अनुष्ठान के दृश्य, मोहर के ऊपर अनुष्ठान के दृश्य किए हुए हैं, जिससे पता लगता है कि उस समय के जो लोग थे वो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए क्या करते थे, यज्ञ हवन किया करते थे, ठीक है। यहां पर खुदाई के दौरान या फिर सर्च अभियान उत्खनन किया तो प्रकृति पूजा के प्रमाण भी मिले हैं, प्रकृति पूजा के प्रमाण। यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो क्या है, प्रकृति के उपासक थे। और प्रकृति के उपासक से मतलब क्या है, पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां आदि की या पशु आदि की ये क्या करते थे, पूजा करते थे। यानी धार्मिक चीजों को हम पढ़ रहे हैं, मातृ देवी हो गया, पुरोहित राजा हो गया, अग्नि वेदिकाएं हो गई, मोहरों के ऊपर अनुष्ठान के प्रमाण मिले हैं। फिर अगला मैंने बताया कि ये प्रकृति के उपासक थे, यानी कि जो प्रकृति की जो कई वृक्ष ऐसे थे उनकी पूजा करते थे। आज हम खुद देख लीजिए, आज हम भी कई ऐसे वृक्ष हैं या पेड़ हैं, उनकी हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। कई ऐसे जानवर हैं, गाय है, उनकी हम पूजा करते हैं, ठीक है। नदियों को हम पूजते हैं। तो कहने का मतलब हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो लोग थे वो प्रकृति के उपासक थे, यानी प्रकृति में जब पेड़ पौधे हो या पशु हो या कई ऐसे जानवर हैं जिनकी ये क्या करते थे,
पूजा करते थे। ठीक है, और जानवरों की पूजा का मतलब है एक मोहर ऐसी मिली है जिसके ऊपर एक सींग वाला बेल, यानी कि कहने का मतलब एक मोहर के ऊपर क्या है, एक सींग वाला जो मोहर है, एक ऐसी आकृति मिली है जिसमें क्या है, एक सींग वाला जानवर दिखाया गया है, जिसको क्या कहा गया, एक श्रृंगी। ये लो, एक श्रृंगी के रूप में एक सींग वाला बेल है, तो पता लग गया कि उस समय एक सींग वाले बेल की ये क्या करते थे, पूजा करते थे, वृक्षों को पूजते थे, एक सींग वाले बेल को पूजते थे। कई ऐसी आकृतियां मिली है, एक आकृति ऐसी मिली है जिसमें आलक्ति पालक्ति मारकर अपन जो योग मुद्रा करते हैं उस प्रकार से एक आकृति मिली है व्यक्ति की बैठे हुए, जिससे पता लगता है कि उस समय के जो लोग थे वो योग कला को भी जानते थे। यानी खुदाई में एक ऐसी आकृति मिली है जो योग क्रिया में बैठा हुआ एक मनुष्य मिला है, एक मूर्ति मिली है, आकृति मिली है, जिससे पता लगता है कि हड़प्पा कालीन या सिंधु कालीन सभ्यता के जो लोग थे वो क्या है, योग भी करते थे। ठीक है, और कुछ आकृतियां ऐसी मिली है जो भगवान शिव की आकृति मिली है, भगवान शिव की, आद्य शिव, याद रखेंगे, आद्य शिव, यानी आद्य शिव की आकृति मिली है जिसमें भगवान शिव को चारों तरफ जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है। यानी कि आद्य शिव की आकृति मिली है जिसमें जो भगवान शिव बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ क्या है, जानवर खड़े हैं। इसको क्या रूप दिया गया, आद्य शिव। और ये कहा गया है कि भगवान शिव की जो पहली मूर्ति थी या पहला जो रूप था वो यही था, आद्य शिव, जो किससे घिरे हुए हैं, जानवरों से घिरे हुए हैं। ठीक है, आद्य शिव का हो गया बेटा। यस सर। तो ये चीज हो गई। अब आद्य शिव हो गया, आद्य शिव की जो मूर्ति मिली है वो मोहरों के ऊपर भी मिली है। मोहरों के ऊपर मिलने से जो आद्य शिव है उसमें आज से लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व, अगर हम बात करें लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व आद्य शिव का रूप देखने को मिल गया। तो आद्य शिव के रूप में एक मूर्ति और मिली है जिसको नाम दिया गया रुद्र। याद रखेंगे, रुद्र, यानी कि आद्य शिव की मूर्ति मिल गई। यानी भगवान शिव की पहली कृति, यानी कि पहला जो रूप था भगवान शिव का वो कौन सा था, आद्य शिव का। और आद्य शिव का मतलब चारों तरफ से वो मूर्ति जो किससे गिरी हुई है, जानवरों से गिरी हुई है। तो अब यहां पर जो है रुद्र नाम देवता का उल्लेख भी मिलता है। यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर जो देवता होता था वो क्या होता था, रुद्र नाम का देवता था। अब ये कल्पना करना है कि क्या रुद्र भगवान शिव थे या अन्य कोई देवता था। ठीक है, अब आपको ये पता है कि पौराणिक जो कथाएं हैं या जो पौराणिक गाथाएं हैं उसके अनुसार भगवान शिव का एक रूप क्या है, रुद्र। रुद्र का मतलब गुस्से वाला, रुद्र रूप ले लिया, खतरनाक गुस्से वाला रूप ले लिया। तो पौराणिक समझने का प्रयास कीजिए। पहले मैंने ये कहा कि मूर्ति मिली है, एक रुद्र नामक देवता का उल्लेख भी मिला है, और हम भी जानते हैं कि हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार जो रुद्र नाम है वो किसका है, भगवान शिव का। और आद्य शिव का उदाहरण पहले मैं दे चुका हूं। रुद्र नाम का देवता मिला है जिसमें हम ये मानते हैं कि हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं या परंपराएं हैं उसमें भगवान शिव के जितने भी नाम है उसमें एक नाम क्या है, उनका रुद्र भी है। लेकिन क्या है, शिव के विपरीत जो रुद्र है उसको ऋग्वेद में जो रुद्र है, शिव का नाम तो मान लिया भाई पौराणिक गाथा के अनुसार, हो सकता है कि शिव है लेकिन ऋग्वेद में उसको शिव की संज्ञा नहीं दी। यानी कि ऋग्वेद में रुद्र को शिव की संज्ञा नहीं दी। यानी और उस समय ऋग्वेद में भगवान शिव को कहा गया पशुपति। यानी ऋग्वेद में भगवान शिव को किस नाम से बुलाया गया है, पशुपति के नाम से। ठीक है, और पशुपति के नाम का मतलब क्या होता है, पशुपति का मतलब क्या होता है कि वह
सामान्य रूप से ऐसा भगवान या स्वामी जो किसका स्वामी है, जानवरों का और विशेष रूप से मवेशियों का। यानी कि जानवरों और मवेशियों का जो स्वामी है उसको क्या कहा गया, पशुपति। याद रखेंगे, रुद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है, पशुपति नाम का उल्लेख है। और पशुपति का मतलब होता है कि जानवरों और विशेष रूप से जो मवेशी है उनका स्वामी। ठीक है, तो जो पशुपति है उसको दिखा दिया। तो ये हो गया यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में, यानी कि यहाँ का धार्मिक जीवन। अब कई प्रकार की समस्या है, क्या पूरी तरह से सिंधु सरस्वती सभ्यता को समझ पाए हम, या फिर यहाँ की जो सामाजिक जो समस्याएं थी उनकी गुत्थी हमने सुलझा दी। लिपि पढ़ नहीं सके हम, लिपि नहीं पढ़े तो सही ढंग से इसके इतिहास की हम जानकारी नहीं जुटा पाए। ठीक है, अब जो विशाल स्नानागार मिला, हो सकता है कि वो एक प्रकार का अनुष्ठानिक स्थल हो, या फिर हो सकता है कि वहां की जो साक्षरता थी वो कितनी थी, लोग पढ़े हुए थे कि नहीं थे, धर्म के प्रति हम पढ़ चुके हैं। और जो हड़प्पा की जो कब्रिस्तान है उनमें सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई दी गई थी, जो औजार बने हुए हैं क्या वो औजार महिलाएं भी बनाई थी। तो कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन छूट गए जिनको आज तक पूरा नहीं किया गया है। तो ये हो गया आपके पहला लेसन कंप्लीट, यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो आपका पहला चैप्टर या लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए बेटा। पहला क्वेश्चन हो चुका है, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन हम पढ़ चुके हैं। सामाजिक जीवन में लोग रहते हैं, स्त्रियां पुरुष सब है। महिलाओं का क्या स्थान है, मातृशक्ति है, महिलाएं काम में हाथ देती थी, घर का काम बटाती थी, श्रम विभाजन था, मजदूर थे, वहां की जो प्रमुख नगर व्यवस्था थी उसके बारे में हमने देख लिया। तो ये सारी चीजें इसका सार हो गया हड़प्पा कालीन या सिंधु कालीन सभ्यता का। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा कंसल्ट कर सकता है, टाइम हो रहा है। ठीक है बेटा, लीव हो जाओ, सब मीटिंग से लीव हो जाइए बेटा। पहला चैप्टर कंप्लीट है, कोई भी क्वेश्चन हो ग्रुप में छोड़ देना मेरे नंबर पे बेटा आप। ठीक है बेटा, लीव हो जाओ मीटिंग से।